हेलो एवरीवन। तो हम लोग देख रहे थे क्लास 12 के फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले एक वीडियो बना दिया था और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन लिए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इन कंसेप्ट को आपको ध्यान से देखना है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे भी जाते हैं, जिसमें ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए इसके आने के चांसेस इस बार 90% हैं। ठीक है, ये है हाइजेंस प्रिंसिपल पर। इसमें हम लोग को प्रूव करना है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पहली बार। ठीक है, और चॉइस में जो क्वेश्चन गिवन है उसमें हम लोग को प्रूव करना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग को स्नेल्स लॉ वेरीफाई करना है हाइजेंस प्रिंसिपल से, और दूसरे वाले में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग को प्रूव करना है। तो इसका जो सोल्यूशन है वो ये नीचे क्वेश्चन में है। ठीक है, ये नीचे इसमें इनका आंसर है, लेकिन ये कैसे करेंगे एक बार आपको समझा देते हैं। देखिए, पहले हम लोग को प्रूव करना है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसके लिए पहले सबसे दो मीडियम ले लेंगे और उनके बीच का ये इंटरफेस हो गया। पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। ठीक है, अब यहाँ पे दो रे इंसिडेंट होंगी। इस तरह से एक रे ऐसे इंसिडेंट हुई, ठीक ये, और एक रे ऐसे इंसिडेंट हुई ये। तो बात अगर हाइजन के प्रिंसिपल से बोले तो ये एक वेव फ्रंट इस पे इंसिडेंट हो रहा है इस तरह से, ये वेव फ्रंट। ठीक है, वेव फ्रंट बनाने में ध्यान रखना है कि दोनों रे पे परपेंडिकुलर पड़ना चाहिए। ठीक है, तो जब ये वेव फ्रंट का इस पहली रे का जब वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है उस टाइम जो दूसरी रे थी वो इस जगह पे थी। ठीक है, अगर ऐसे हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ये हो जाएगा। इस टाइम ये वेव फ्रंट, इसका नाम दे देते हैं ए बी। ठीक है, ये ए बी वेव फ्रंट का ए पार्ट इंसिडेंट हुआ। उसके बाद ये जो ए पे वेव फ्रंट है ये दूसरे मीडियम में t1 टाइम में v2 स्पीड से इस तरह से डिस्टेंस ट्रैवल करती है और यहाँ तक पहुँचती है। ठीक है, उतने ही टाइम में जो b वाली रे है वो b से c तक पहुँचती है विद स्पीड v1। ठीक, ये हम लोग मान लेते हैं v1 v2 स्पीड मीडियम 1 और 2 में इसकी है। तो इस टाइम अगर वेव फ्रंट बनाएंगे इस वाले पॉइंट से बी वाली रे पे, तो इस तरह से वेव फ्रंट बनेगा। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, ये बन गया वेव फ्रंट। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, ये हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो यहाँ से जो एंगल बोलेंगे इसे बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये हो गया रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, तो यहाँ से हमें एक ट्रायंगल मिल गया ए बी सी और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं डी। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ट्रायंगल 1 इन ट्रायंगल ए बी सी। इसमें अगर हम लोग लगाएंगे साइन आई इजगल टू, तो साइन आई इजगल टू मिलेगा हम लोग को ये बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, जो कि है V1 T डिवाइडेड बाई ए सी। उसी तरह अगर हम लोग ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं तो हम लोग को यहाँ पे साइन आर इजगल टू मिल जाएगा। साइन आर इजगल टू मिल गया ए डी डिवाइडेड बाई ए सी, जो कि है V2T डिवाइडेड बाई ए सी। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन आई बाई साइन आर कर देंगे और आंसर मिल जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे कर देंगे साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, तो हम लोग को मिल जाएगा सिंपली V1 बाई V2। इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, तो इस तरह से स्नेल्स लॉ वेरीफाई हो जाएगा। इसका जो पार्ट बी है उसमें कह रहा है कि हम लोग को प्रूव करना है हाइजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक बना देंगे रिफ्लेक्शन मीडियम। ये हो गया एक रिफ्लेक्शन मीडियम। ठीक है, जो कि एक मिरर है, और इस पे दो रे इंसिडेंट करवा देंगे। तो रे इंसिडेंट कराते टाइम हमें ध्यान रखना है कि रे ऐसे ऐसे नहीं इंसिडेंट कराइए, वरना आपके ट्रायंगल बनाते टाइम ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, तो रे आपको थोड़ा उठा के इस तरह से इंसिडेंट करानी है। एक रे ये इंसिडेंट हुई, इसे बोलेंगे रे 1, और ये है नॉर्मल। और यहाँ पे इसी के पैरेलल एक दूसरी रे इंसिडेंट करा दीजिए, ये हो गई रे 2। थोड़ा पैरेलल बनाइएगा इस तरह से, ये हो गई रे 2, इस तरह से इंसिडेंट हुई। इस तरह से ये रे 1 रिफ्लेक्ट हो गई और ये रे 2 रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे वेव फ्रंट बनाएं और वेव फ्रंट के रूप में देखेंगे किस तरह से इंसिडेंट हो रही है और किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो परपेंडिकुलर इस तरह से हम लोगों ने इस पर गिराया, ये परपेंडिकुलर इस तरह से इस पर गिरा, ये वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ सपोज करिए। ठीक है, ये अभी परपेंडिकुलर लगभग है, ये वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ, इसलिए इसका बोल दिया एंगल ऑफ आई, और इस वेव फ्रंट का नाम दे दिया ए बी। ठीक, और यहाँ पे एक वेव फ्रंट जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है इसके लिए परपेंडिकुलर लेंगे ये
टू वाले रिफ्लेक्टेड वे से ये परपेंडिकुलर लेंगे और इस तरह से गिरा देंगे, ठीक है। और इसका भी नाम रख देते हैं, तो थोड़ा इसको परपेंडिकुलर गिराना है इस तरह से, ठीक है। इस वेव फ्रंट का नाम रख देते हैं सी डी। तो ये जो सी डी वेव फ्रंट है, ये जो सरफेस उसको छोड़ के जा रहा है, मतलब रिफ्लेक्ट होकर जा रहा है, तो ये जो एंगल बनेगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करने के लिए हम लोग को आई बराबर आर प्रूव कर देना है, ठीक है। तो जब ये वेव फ्रंट ए पे इंसिडेंट हुआ था, तो उतनी ही देर में क्या हुआ कि ये बी से डी गया विद स्पीड वी एंड टाइम टेक जो उसने लिया वो टी लिया, ठीक। उसी दौरान ये जो वेव है रिफ्लेक्ट होके ए से यहाँ तक आई होगी सी तक, ठीक है। ए से सी तक यानी कि बी से डी तक ये डिस्टेंस बराबर हो गई, ठीक है। तो अब हम लोग को ट्रायंगल सिमिलर यहाँ पे प्रूव करना होगा, तो अब बस ये डिस्टेंस बराबर हो जाएगी, ये दोनों डिस्टेंस बराबर हो जाएगी, ठीक। और ये जो बीच का एंगल है वो भी बराबर हो, ये एंगल सी और एंगल बी जो कि 90 डिग्री हो जाएंगे। और ये ए डी जो लाइन है ये तो कॉमन है, तो ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ये सिमिलर हो जाएंगे। इसका मतलब जो ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, ये सिमिलर है, किसी मतलब कॉन्ग्रुएंसी हो गई, ठीक है। ये ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी, तो ये ट्रायंगल इसकी ए सी डी, ठीक है। तो इसका मतलब इनके अंदर के सारे एंगल बराबर होंगे, यानी कि एंगल आई बराबर एंगल आर। इस तरह से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी वेव फ्रंट कंसेप्ट से प्रूव हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अगर आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन मान के चलिए 3 से 5 नंबर में आपको मिलेगा, या तो 3 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन मिलने की चांसेस वेरी हाई है। तो ये जो क्वेश्चन थे इनके नीचे सोल्यूशन भी हैं यहाँ इस तरह से, इनको देख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो ले लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये नहीं कहेंगे कि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन हर बार आता है, और 2025 का भी जो फिजिक्स का एग्जाम होगा उसमें 100% देखिए आपको ज़रूर मिलेगा। जैसे यहाँ पे इसमें इंडक्टर है तो आपको उसकी जगह कैपेसिटर मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में एक AC सर्किट गिवन है, ठीक है। जो AC सर्किट गिवन है उसकी इक्वेशन है I=14 साई 100πt, ठीक है। और इंडक्टर और रजिस्टर की वैल्यू गिवन है यहाँ पे, और हम लोग को कैलकुलेट करना है RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर एंड इंडक्टर, ठीक है। और उसके बाद पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन देखिए, ये सर्किट बना हुआ है, इसमें रजिस्टर इसकी वैल्यू है 30 ओम का रजिस्टर है, और इंडक्टर की वैल्यू है 2/5 पाई हेनरी, ये है इंडक्टर की वैल्यू, ठीक है, 2/5 पाई हेनरी, ठीक है। और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है I=14 साइन 100πt। ये तो आप लोग जानते हैं कि अगर रजिस्टर और इंडक्टर लगा हुआ है तो रजिस्टर में वोल्टेज इस तरह से होगा और इंडक्टर में वोल्टेज इस तरह से 90 डिग्री आगे होता है, ठीक है। अगर कैपेसिटर होता तो 90 डिग्री पीछे होता है, लेकिन कैपेसिटर है नहीं तो उसकी कोई बात ही नहीं, ठीक है। इस तरह से होगा, और नेट वोल्टेज इनका होगा, यही सर्किट का नेट जो होगा वोल्टेज वो, और ये होगा फेज डिफरेंस, ठीक है। हम लोग को cos फाई की वैल्यू मतलब कि पावर फैक्टर भी कैलकुलेट करना है। फिलहाल तो अभी इसमें इन्होंने बोला है कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर एंड इंडक्टर कैलकुलेट करो। काफ़ी सिंपल है, कुछ नहीं करना है। हम लोग पहले सबसे RMS वैल्यू निकालनी है वोल्टेज ड्रॉप की ना, तो हम लोग पहले RMS वैल्यू ये करंट की तो निकाल ले, कितनी होगी करंट की 14 अगर पीक वैल्यू है तो करंट की पीक वैल्यू हो गई I0 = 14 एम्पियर। तो यहाँ से RMS वैल्यू निकालेंगे, करंट की RMS वैल्यू हो जाएगी I0/√2, है ना, I0/√2 यानी कि 14/√2। √2 की वैल्यू भी गिवन है न्यूमेरिकल में, जो कि थी लगभग 1.4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा हम लोग को I=10 एम्पियर, I/RMS=10 एम्पियर मिल गया, ठीक। अब यहाँ से हम लोग को I/RMS अगर मिल गया है तो हम लोग निकाल सकते हैं VRMS, ठीक है। मतलब VRMS किसके अक्रॉस, रजिस्टर के अक्रॉस VRMS हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली I/RMS को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो रूट मीन स्क्वायर करंट I/RMS है वो उतनी ही रजिस्टर में भी जाएगी, उतनी ही इंडक्टर में भी जाएगी। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई सिंपली कर देंगे इसके रजिस्टर से, तो हम लोग को मिला 10 × 30, ये मिल गई हम लोग को VRMS अक्रॉस रजिस्टर। VRMS की वैल्यू हो गई 300 वोल्ट, ठीक है। तो VRMS निकल गया। अब हम लोग को निकालना है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अक्रॉस इंडक्टर, ठीक है, VLRMS। उसके लिए हम लोग को चाहिए I/RMS जो कि पता है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस जो कि होता है XL। XL पता करने के लिए क्या क्या करेंगे, XL होता है
एक्सएल इजगल टू ओमेगा इंटू एल, है ना, एक्सएल इजगल टू ओमेगा एल। और ओमेगा कितना है, ओमेगा इसकी फ्रीक्वेंसी जो कि इससे कंपेयर करेंगे जो कि 100 पाई है, ठीक है, ओमेगा 100 पाई है, एल भी पता है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा की हम वैल्यू हम लोग को मिलेगी 40 ओम। तो हम लोग को यहाँ से इंडक्टिव रिएक्टेंस जो मिला 40 ओम, तो यहाँ पे 40 ओम कर देंगे, 10 इंटू 40 ओम, तो यहाँ पे मिला 400 वोल्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, यानी कि इंडक्टर के अक्रॉस वीआरएमएस वोल्टेज निकाल दिया और रजिस्टर के अक्रॉस आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज निकल गई। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है पावर फैक्टर, ठीक है। पावर फैक्टर मतलब कॉस फाई, जो कि होता है आर बाई जेड। जेड क्या होगा, नेट इम्पीडेंस ऑफ दिस सर्किट। नेट इम्पीडेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है, आर तो ये होगा, नेट इम्पीडेंस निकालने के लिए करेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। एक्सएल कितना है, एक्सएल अभी हम लोगों ने निकाला 40, आर है 30, यानी कि हो जाएगा नीचे 50, यानी कि 30/50, आंसर आया 3/5, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस टाइप से हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, ज़्यादा फालतू की चीज़ें नहीं लिखनी है, सिर्फ फॉर्मूले लगाइए, कंसेप्ट लिखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करिए, आंसर निकालिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि स्टेट द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। हम लोग को प्रिंसिपल बताना है और उसकी वर्किंग बतानी है, और उसके बाद एक्सप्रेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस का एक्सप्रेशन का डेरिवेशन करना है, ठीक है। तो ये रहा, देखिए इसका सबसे पहले प्रिंसिपल क्या हो जाएगा कि फ्लक्स लिंक्ड थ्रू अ कॉइल, ठीक है, जब ये चेंज होता है तो एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, ये है इसका प्रिंसिपल। आप सीधे लिख सकते हैं जो इसका प्रिंसिपल है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल बेसिकली हो गया। वर्किंग में क्या लिखेंगे कि द कॉइल इज रोटेटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होती है, ड्यू टू रोटेशन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड थ्रू द कॉइल इज चेंज, सो एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ये आप वर्किंग में लिख सकते हैं। इसका जो एक्सप्रेशन होगा, हम लोग जानते हैं जो 5B होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्न इनटू फ्लक्स, ठीक है, ये टोटल फ्लक्स हो जाएगा, जो कि हो जाएगा NB.A, ठीक है। बी और ए के बीच में जो एंगल बनना है वो बनना है थीटा, मतलब ओमेगा टी, ठीक है, तो हो जाएगा NBA cos ओमेगा टी। तो हम लोग फैराडेस लॉ लगा देंगे, E इजकल टू माइनस का N/dt। तो हम लोग को जो E इजकल टू मिला E0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। जब साइन ओमेगा टी को हम लोग 1 कर देंगे तो जो मैक्सिमम ईएमएफ होगा वो मिलेगा, वो कितना मिलेगा, वो हम लोग को मिलेगा E0 इजकल टू NBA ओमेगा, ठीक है। फॉर मैक्सिमम साइन ओमेगा टी 1 कर देंगे तो ये मिला E इजकल टू E0 साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा डेरिवेशन। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं तो 100% श्योर है ज़रूर मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए इसमें सबसे पहले तो कहा जा रहा है कि गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन तो बता रहे हैं कि आना ही आना है आपके लिए, मान के चलिए, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी होती है वो किस तरह से इंक्रीज़ हो सकती है, ये बताना है। और दूसरे पार्ट में हम लोग को बताना है कि एक गैल्वेनोमीटर है जिसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर करंट IG वो है, और R1 रेजिस्टेंस जब रिक्वायर हुआ था तो 0 से V वोल्टेज का जो है क्या कहते हैं गैल्वेनोमीटर बन गया था, वोल्ट मीटर वो, ठीक है। जब R2 रेजिस्टेंस मैंने सीरीज़ में लगाया तो वो वोल्ट मीटर बन गया 0 से 2 वोल्ट तक का, ठीक है। हम लोग जानते हैं जो गैल्वेनोमीटर होता है उसके सीरीज़ में अगर एक लार्ज वैल्यू का रजिस्टर लगा दिया जाता है तो ये बन जाता है, ये सिस्टम बन जाता है वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर बन जाता है। तो एक बार R लगाया तो V रेंज का बन गया, एक बार R2 लगाया तो बन गया 2V वोल्ट का रेंज का, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है कि इसका रेजिस्टेंस कितना है G का। तो ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को पार्ट ए में सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर हम लोग को निकालना है कि किस तरह से इंक्रीज़ हो सकती है, ये बताना है। तो इसके लिए आपको सेंसिटिविटी का या तो डायरेक्ट फार्मूला पता है तब आप कर सकते हो, ठीक है। सेंसिटिविटी मतलब करंट सेंसिटिविटी जो होती है गैल्वेनोमीटर की होती है कि डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाई करंट, ठीक है। अब कितनी स्मॉल सी करंट फ्लो हो जाए डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाए, ठीक है, मतलब बहुत स्मॉल सी करंट फ्लो हो और फाई की वैल्यू ज़्यादा होती है, अगर ज़्यादा हो जाएगी तो हम लोग को जो ये वैल्यू मिलेगी SI की वो तो ज़्यादा मिलेगी, यानी कि हाई सेंसिटिविटी का हुआ। तो इस तरह से फार्मूला याद कर लीजिए। अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी याद करने को बोला जाएगा तो लो से लो वोल्टेज पर डिफ्लेक्शन ज़्यादा मिल जाए, मतलब 5/V, यानी कि इसकी वैल्यू 1 से बड़ी मिलेगी, मतलब कि ये जो वोल्ट मीटर है उसका हाईली सेंसिटिव वोल्ट मीटर है। तो इस तरह से वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी याद कर लीजिए, ठीक है। तो हमें तो यहाँ करंट सेंसिटिविटी से मतलब था फिलहाल तो, ठीक है। तो ये हो गया करंट सेंसिटिविटी। अब ये फार्मूला इसका निकाले कैसे 5/I का, तो आप सीधे सीधे प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर पर आइए। क्या था वो प्रिंसिपल
कि टॉर्क मतलब मैग्नेटिक टॉर्क बराबर मैकेनिकल टॉर्क। मैग्नेटिक टॉर्क होता है एम क्रॉस बी, मतलब एम बी साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा तो 90 डिग्री है, और इजिकल टू सी फाई, ये हो गया मैकेनिकल टॉर्क, ये हो गया मैग्नेटिक टॉर्क, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, एम है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को लिख सकते हैं एन आई ए बी इजिकल टू सी फाई। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे फाई बाई आई। ठीक है, तो ये फाई बाई आई इजिकल टू हो जाएगा एन ए बी डिवाइडेड बाई सी। तो इसी को बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। अगर नहीं याद है तो आप इस तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, ये फॉर्मूला सीधा निकाल लीजिएगा, टॉर्क मैकेनिकल टॉर्क बराबर मैग्नेटिक टॉर्क। तो अब देखिए किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाई, करंट सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज बाई, हम लोग क्या करें, नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज करके कर सकते हैं। ठीक है, करंट सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज बाई, हम लोग ये जो एरिया ऑफ लूप है इसको इंक्रीज करके कर सकते हैं। हम लोग करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज कर दें तब भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम लोग जो इसका टॉरिजनल कांस्टेंट है इसको अगर घटा देंगे तब भी, ये सी की वैल्यू अगर घटा देंगे तब भी करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। इसको बोलते हैं टॉरिजनल कांस्टेंट। तो ये 4 पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसमें अब जो ये बताने जा रहे हैं रेंज, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल अगर आप नीट एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो 100% आपको मिलेगा। ठीक है, और बोर्ड में न्यूमेरिकल तो मिलेगा ही। पार्ट बी, इसमें पार्ट बी में इस बार बस अक्सर अमीटर के बारे में बात कर देते हैं, इस बार इन्होंने बात कर दिया वोल्ट मीटर के बारे में। तो एक गैल्वेनोमीटर जो ये था हमारे पास, ये गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर कैसे बनेगा, अगर इसके सीरीज़ में एक रजिस्टर लगा दे आर वैल्यू का तो ये बन जाएगा वोल्ट मीटर। ठीक है, डिज़ायर रेंज का बनाने के लिए आर की वैल्यू अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे जो करंट जारी होती है वो होती है आई जी, वो जी में भी जाएगी, वो आर में भी जाएगी, और यहाँ से आई जी निकल भी जाएगी। ठीक है, जो गैल्वेनोमीटर इसका रेजिस्टेंस होता है जी, जो कि हमें फाइंड करना है। ठीक, तो जब इसमें R1 वैल्यू का रजिस्टर यूज़ हुआ तो इसका जो नेट वोल्टेज यहाँ पे जो रेंज मैक्सिमम गई वो गई V वोल्टेज, और जब R2 वैल्यू का यूज़ हुआ तो जो नेट यहाँ पे वोल्टेज गया वो गया 2V। ये डेटा क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो जब पहले वाली केस में जब रेंज इसकी हो गई होगी, रेंज 0 से V हो गई होगी, मतलब ये वाला केस हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा कि करंट IG, और इसमें ये सीरीज में रजिस्टर है G प्लस आर, तो यहाँ कर देंगे G प्लस आर। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वोल्टेज मिलेगा टोटल वो मिलेगा V। ये मिल गई इक्वेशन 1। उसी तरह अगर रेंज 0 से 2V करेंगे, देखो पहले कुत्ते भौंकने लगे, अब ये पहले शांत हो जाए, 1 मिनट रुकना। हाँ, तो ये आई जी इजकल टू, अब यहाँ पे आई जी इंटू जी प्लस आर, यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 यूज़ हुआ था, अब यहाँ पे R2 यूज़ कर ले रहे हैं, तो नेट वोल्टेज हो जाएगा 2V। ठीक है, ये इक्वेशन मिली 2। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ 1 2 का यूज़ करेंगे तो G इजकल टू हम लोग को मिलेगा सिंपली G इजकल टू R2 माइनस 2R1। ठीक है, ये देखिए कितना स्टैंडर्ड क्वेश्चन बोर्ड ने पूछा था, ये काफ़ी टफ क्वेश्चन था। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप सिंपली इस तरह से फिगर बनाते हैं और कुछ वोल्टेज की इक्वेशन लिखने की कोशिश करते, थोड़ा बहुत करते, जो भी लिखते हैं। आपको 3 नंबर का क्वेश्चन था, आपने इतना इसमें लिख ही दिया है, तो आपको मान के चलिए 2 से 2.5 नंबर तो मिल ही जाता। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान के चलिए नीट में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, और बोर्ड ने भी इस क्वेश्चन के पूछे जाने के चांसेस 99% है। ठीक है, 90% तो मान के चलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन या तो इस टाइप का या तो इस टाइप का, दोनों ही क्वेश्चन लगभग सेम तरह से करे जाएंगे। इसके पार्ट ए में कह रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल की निकालनी है। अल्फ़ा पार्टिकल का मतलब होता है कि एक जो हीलियम होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इससे अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं बाहर तो हम लोग को मिलेगा He++। ठीक है, अभी भी इसके पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं अल्फ़ा पार्टिकल, जिस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, और इस पर टोटल अगर मास बोलेंगे तो होता है 4m मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी हम लोग को निकालनी है। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रोटॉन का AMU में मास, न्यूट्रॉन का AMU में मास और हीलियम का AMU में मास गिवन है, तो हम लोग को पहले सबसे मास डिफेक्ट निकालेंगे, और मास डिफेक्ट जो भी आएगा उसको सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 931 से, तो हम लोग को मिल जाएगी बाइंडिंग एनर्जी। ये शॉर्ट तरीका होता है, इसी तरीके से आप निकालना सीखिए।
तो ये क्वेश्चन बस कैलकुलेटिव होता है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले निकालना है मास डिफेक्ट, है ना। तो मास डिफेक्ट कैसे निकालेंगे, डेल्टा एम इजगल टू हो जाएगा 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई, इस तरह से निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली वैल्यू रख देंगे, 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना गिवन है, मास ऑफ प्रोटॉन है 1.0078, इतना ले लीजिए, काफ़ी है, ठीक है। प्लस 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन जो कि होगा 1.0086, ठीक है, माइनस मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई जो कि है 4.0028। जब इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एम हम लोग को मिलेगा 0.0030 AMU, ठीक है। अब हम लोग को बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, तो इसी डेटा को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 931 से। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, बाइंडिंग एनर्जी बी इजकल टू 0.0030 इंटू 931। तो बाइंडिंग एनर्जी मिल गई 28 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बाइंडिंग एनर्जी की बात करी, अगर लिखा होता कि फाइंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो हीलियम में कितने न्यूक्लियन है टोटल, न्यूक्लियस में रहने वाले लोगों को बोलते हैं न्यूक्लियन, तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन बराबर 4 लोग रहते हैं, ठीक है। तो इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं बाइंडिंग एनर्जी को, मतलब 28 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो मिलती हम लोग को 7 MeV, जो कि होती बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बट ये डेटा पूछा नहीं गया है, ठीक है। सिंपली ये पूछा गया था बाइंडिंग एनर्जी जो कि हो गई 28 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 28 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, MeV। इसका जो पार्ट बी है, इसमें देखिए, पार्ट बी में कह रहे हैं कि न्यूक्लियस पी जिसका मास नंबर है 240, ठीक है, ये स्प्लिट हो जाता है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन गिवन है, ठीक है। ये जो पी है स्प्लिट हो जाता है 2 न्यूक्लियाई में, एक बनता है क्यू, एक बनता है आर, और इनकी बाइंडिंग एनर्जी गिवन है, इनका मास नंबर गिवन है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज इन दिस फिजन। जब ये पी है, ये जब दो पार्ट में डिवाइड होगा, तो जो इसकी बाइंडिंग एनर्जी है वो बढ़ जाती है, 8.5 और 8.4 हो जा रही है, मतलब कि इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ हो रही है। अगर बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है तो इसका मतलब एनर्जी रिलीज़ हो रही है, ठीक है। तो वो कितनी रिलीज़ हो रही है ये पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी अच्छा कैसे करेंगे। इसमें हो कह रहा है कि एक न्यूक्लियस जो था पी, है ना, ये है पार्ट बी, इसमें जो पी न्यूक्लियस था ये टूटा, बना क्यू और आर, ठीक है। इस प्रोसेस में काफ़ी एनर्जी भी रिलीज़ हो रही है, तो ये एनर्जी फाइंड करनी है। तो अगर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पी निकालेंगे, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पी, ठीक है, पर न्यूक्लियन गिवन है, पर न्यूक्लियन कितनी गिवन है 7.6, लेकिन जो पी में न्यूक्लियन कितने हैं टोटल न्यूक्लियन, तो उसमें उनका एटॉमिक मास नंबर के बराबर होता है जो कि है 240, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1824 MeV, ये हो जाएगी बाइंडिंग एनर्जी पी की। अब क्यू और आर की देख लेते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ क्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी, कितनी बनी उसकी बाइंडिंग एनर्जी, हो गई 8.5, है ना, और उसमें टोटल कितने न्यूक्लियंस थे, उनका मतलब मास नंबर जो कि इतना था 110, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 935 MeV, 935 MeV। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आर वो हो जाएगा, इनका तो पर न्यूक्लियन एनर्जी थी 8.4 इंटू इनका मास नंबर 130, तो यहाँ पे हम लोग को मिला 1092 MeV, ठीक है। तो अब ये दोनों बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ के इस इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी से माइनस कर देंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा नेट कितनी एनर्जी रिलीज हुई। तो इसमें जब हम लोग इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 1092 प्लस 935 माइनस 824, और यहाँ पे हम लोग को मिलेगी जो नेट एनर्जी वो हो जाएगी 203 MeV, जो इतना आया, ठीक है। दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, तो इस सीरीज़ में जितने भी क्वेश्चन लेकर आएंगे काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस जो कि आपको भले ही इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन ये कंसेप्ट आपको किसी न किसी क्वेश्चन में ज़रूर मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें अभी और भी अच्छे क्वेश्चंस कुछ देखते हैं। अब जैसे किसी अनदर ईयर सेक्शन सी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26,
ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी टफ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं, ऐसे क्वेश्चन छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के अगर कुछ पार्ट अगर आपको आ रहे हैं तो कर लीजिए, वरना छोड़ दीजिए। क्वेश्चन टाइम टेकिंग, अगर नहीं कर पाएंगे, फॉर्मूला याद नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि इसका कंसेप्ट आप जान लीजिए, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको किसी न किसी क्वेश्चन में ये कंसेप्ट ज़रूर फंसेगा, इसलिए क्वेश्चन मैंने लिया है। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन में ये है, क्या किया है कि एक 4 मीटर की जो रॉड है वो एक किसी हाइट पर है, पर्टिकुलर हाइट पर है अर्थ के सरफेस से, जो कि इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, इफ़ इट अलाउ टू फॉल फ्रॉम रेस्ट टू फाइंड द EMF इंड्यूस इन द रॉड आफ्टर 2 सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड बाद कितना EMF उसमें इंड्यूस हो जाएगा ये बताना है, और जो EMF इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या है, मतलब पोलैरिटी बतानी है, और बताना है कि कौन सा एंड हायर पोटेंशियल पर होगा। ये 3 बातें बतानी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड दे दी गई है कितनी, 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, बेसिकली अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड वो होती है नॉर्थ की डायरेक्शन में। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ इस तरह से होती है। ठीक, तो ये हो गई अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, और एक रॉड इस तरह से ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में इस तरह से है, ये ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में रॉड है। ठीक है, ये रॉड नीचे गिरेगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को काटेंगी, जिससे क्या होगा, इसमें मोशनल EMF E इज इक्वल टू BVL ये डेवलप होगा। L है रॉड की लेंथ और V है इसकी वेलोसिटी नीचे गिरने से। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करना होगा, इसके लिए हमें वेलोसिटी पता होनी चाहिए। तो इसने बात करी है क्वेश्चन में कि 2 सेकंड के बाद। ठीक है, और जो ग्रेविटी है वो G इज इक्वल टू 10 है, तो 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी V इज इक्वल टू U प्लस 80 ना, U है 0, ठीक है, प्लस 80। ठीक है, तो नीचे की तरफ रॉड है, नीचे की तरफ G है, तो यहाँ पे प्लस ले लिया। ठीक है, G इंटू 2 बराबर 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से E हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा B की वैल्यू 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू V 20, और रॉड की लेंथ है वो कितनी है, वो है 2। रॉड की जो लेंथ है वो है 4 मीटर। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इससे इंड्यूस EMF हम लोग को मिल गया 2.4 इंटू 10⁻⁻3, इसको लिख देंगे मिली वोल्ट। ठीक है, तो ये मिल गया इंड्यूस EMF। अब इसमें दूसरा पार्ट जो कह रहा है कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो अगर हम लोग अपना फ्लेमिंग का लेफ़्ट हैंड रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो अपनी जो 4 फिंगर होगी उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर दीजिए आप। ठीक है, और जो है जो ये आपकी मिडिल फिंगर होगी उस मिडिल फिंगर को, ठीक है, मिडिल फिंगर देखिए, इंडेक्स फिंगर जो होता है, जो जो थंब के जस्ट बगल वाली फिंगर है, वो बता रहे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर दिया, और जो आपकी मिडिल फिंगर थी उसको आपने कर दिया जो रॉड नीचे गिर रही है ना, तो ये नीचे मतलब हो जाएगा प्लेन के अंदर साइड है। ठीक है, ये प्लेन के अंदर साइड, इसको इस तरह से बना देते हैं हम, ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड, और ये नीचे मतलब अंदर साइड उंगली आपकी हो गई वाली, तो ये रॉड के गिरने की डायरेक्शन हो गई। तो जो आपका अंगूठा होगा, ठीक है, तो वो अंगूठा आप देखिए आपका इस तरफ आ गया होगा। ठीक है, ये हो गया होगा आपका थंब, तो ये डायरेक्शन हो गई इंड्यूस EMF की। ठीक है, ये डायरेक्शन हो गई ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में। तो आप लिख सकते हैं इसके पार्ट बी में कि डायरेक्शन हो जाएगी इंड्यूस EMF की, वो हो जाएगी इंड्यूस्ड EMF किस डायरेक्शन में होगा, वो होगा ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में। थोड़ी सी एरर हो गई, ये डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन होगी ये होगी वेस्ट की होगी डायरेक्शन, तो यहाँ थोड़ी सी एक गलती कर दिया, ये डायरेक्शन हो जाएगी वेस्ट की। ठीक है, और ये हो जाएगी ईस्ट की, तो यहाँ जो इंड्यूस EMF हो जाएगा वो हो जाएगा वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना है, वेस्ट टू ईस्ट। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग इंड्यूस EMF वेस्ट टू ईस्ट। इसका जो सी पार्ट है उसमें कह रहा है कि रॉड की कौन सा एंड पे हाई पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। तो जब रॉड इस तरह से नीचे गिर रही होगी तो सारे जो पॉजिटिव चार्ज आयन है वो इधर की तरफ ड्रिफ्ट होंगे, मतलब जो यहाँ पर सारे पॉजिटिव चार्ज आयन इकट्ठा हो जाएंगे, तो यानी कि ये पोटेंशियल हो जाएगा यहाँ पे हाई, और सारे निगेटिव चार्ज इस साइड एंड पे इकट्ठा हो जाएंगे, तो ये जो एंड हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा लोअर पोटेंशियल। मतलब इस टाइप की कुछ बैटरी भी बनेगी, ये एक बैटरी इसका ये टर्मिनल लो है और ये टर्मिनल हाई है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा टुवर्ड जो ईस्ट की डायरेक्शन में जो एंड है, ईस्ट एंड जो है वो हो जाएगा हाई पोटेंशियल पर। ये हम लोगों ने निकाला कैसे, ये फ्लेमिंग के हम लोगों ने लेफ्ट हैंड रूल से निकाल लिया। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 27 है ना, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो लिया है।
इसमें एक AC सर्किट गिवन है, ठीक है, इसमें एक यहाँ पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी लगा दिया गया है। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाउ विल द ग्लो ऑफ बल्ब बी अफेक्टेड इफ़ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज डबल्ड। अगर ये जो कैपेसिटर है इनके बीच की सेपरेशन को डबल कर देंगे तो क्या होगा इनकी, इस बल्ब की ग्लो पर, ठीक है, रेजिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी सेम रखी गई है। कहने का मतलब है अगर जो कैपेसिटर है, ठीक है, इसकी सेपरेशन D से 2D कर दी जाएगी तो कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो कैपेसिटर की जो इस बार 2D हो जाएगी डिस्टेंस, तो जो कैपेसिटेंस है वो घट के कितनी हो जाएगी C/2। और कैपेसिटेंस जब घट जाएगी तो उससे इंडक्टिव जो रिएक्टेंस है वो भी कितना है, वो होता है 1/ωc, ठीक है। अब ये C/2 हो जाएगी तो क्या होगा, XC होगा वो बढ़ जाएगा। XC बढ़ जाने से क्या होगा, XC बढ़ जाने से नेट इम्पीडेंस है वो बढ़ जाएगा। नेट इम्पीडेंस अगर बढ़ जाएगा तो क्या है सर्किट में करंट करंट जो आई है वो कम हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी। जब करंट रिड्यूस हो जाएगी तो जो बल्ब की ग्लो है ब्राइटनेस वो क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ग्लो ऑफ बल्ब विल बी रिड्यूस। इसके पार्ट बी में कह रहा है कि इफ़ रेजिस्टेंस डिक्रीज, अगर रेजिस्टेंस R क्या होगा वो ही कम हो जाएगा तो टोटल इम्पीडेंस तो कम होना ही है, क्योंकि जो इम्पीडेंस बराबर होता है वो क्या होता है √R² प्लस XC का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इम्पीडेंस वो भी डिक्रीज कर जाएगा। इम्पीडेंस डिक्रीज कर जाएगा तो करंट इन द सर्किट वो बढ़ जाएगी। करंट इन द सर्किट बढ़ जाएगी तो I²RT से पावर बढ़ जाएगी, ठीक है। पावर बढ़ जाएगी इसका मतलब क्या होगा कि जो ग्लो ऑफ बल्ब है विल बी इनहांस, बढ़ जाएगा, ठीक है, विल बी इनहांस। फिर अगला इसमें कह रहा है कि इफ़ फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स इज डिक्रीज, ठीक है, और C और जो R है वो कांस्टेंट मेंटेन रहेंगे। अगर फ्रीक्वेंसी इसकी डिक्रीज कर जाएगी तो XC क्या है, वो भी इसका XC इसका इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि XC इज इक्वल टू होता है 1/ωc, ठीक है। अब XC अगर बढ़ जाएगा तो नेट इम्पीडेंस बढ़ जाएगा। इम्पीडेंस बढ़ जाएगा तो क्या मतलब करंट बढ़ जाएगी। करंट बढ़ जाएगी तो मतलब क्या होगा, इसकी ब्राइटनेस भी यहाँ पे, इम्पीडेंस बढ़ जाएगा तो करंट कम हो जाएगी। सॉरी ये गलती से हो गया, ठीक है, क्योंकि इम्पीडेंस, क्योंकि जो करंट बराबर क्या होता है, करंट बराबर होता है नेट वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस, ठीक है। इम्पीडेंस अगर बढ़ गया तो करंट विल बी डिक्रीज, करंट विल बी डिक्रीज, इसका मतलब क्या होगा, जो ब्राइटनेस विल बी रिड्यूस, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 28 है, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 90% क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसका मतलब हुआ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n = 3 से n = 2 में कूदा, ठीक है। ग्राउंड स्टेट मतलब n = 1 और n = 2 का मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n = 3 का मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो ये होती है कहानी इसमें। तो 3 से 2 में कूदा तो इसका मतलब हुआ बाल्मर सीरीज, बात खत्म, ठीक। तो यहाँ पे हो गया बाल्मर सीरीज इसका आंसर। स्पेक्ट्रल लाइन का आंसर पूछा जा रहा था। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक स्पेक्ट्रल लाइन। इसका मतलब कि मिनिमम वेवलेंथ, ठीक है, ये क्योंकि एनर्जी E= होता है hc/λ ना। अगर लैम्डा मिनिमम है तभी तो एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो बात करी गई मोस्ट एनर्जेटिक स्पेक्ट्रल लाइन, यानी कि मिनिमम वेवलेंथ की जो स्पेक्ट्रल लाइन होगी उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो हमने आप लोग को बताया था, देखिए आप लोग को जो फॉर्मूला पता है 1/λ = R1/n1 का स्क्वायर -n2 के स्क्वायर से कर सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले से। लेकिन ये टाइम टेकिंग फार्मूला है, इसमें समय ज़्यादा लग जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो आप सीधा ये करिए, लैम्डा मिनिमम लगाइए। लैम्डा मिनिमम बराबर होता है n²/r। मैंने आपको बताया था ना लैम्डा मैक्स बराबर होता है, लैम्डा मैक्स बराबर हो जाएगा n² n+1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2n+1 r, ठीक है। और लैम्डा मिनिमम हो जाएगा n²/r। तो यहाँ मिनिमम की बात है, मतलब मैक्सिमम एनर्जी वाली स्पेक्ट्रल लाइन मतलब मिनिमम लैम्डा, ठीक है। तो बाल्मर सीरीज के लिए हो जाएगा लैम्डा बी, ठीक है, बाल्मर सीरीज के लिए हो जाएगा लैम्डा बी। और n की वैल्यू होती है 2, तो मतलब 2 का स्क्वायर 4/r। और जो
वो सीरीज़ है कौन सी, पास्चन, लैम्डा पी बोल देंगे इसके लिए क्या हो जाएगा, लैम्डा पी इजकल टू हो जाएगा एन स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9/r, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा अपॉन में 9/r, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली r/9 से, तो r कैंसिल, आंसर मिला 4/9, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए इस तरह से जल्दी हो जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये जो क्वेश्चन है शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं अगर अगर आपको पता है, अदरवाइज आप लॉन्ग ट्रिक से करिए। जो फॉर्मूला था 1/λ इजकल टू r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब इसका जो पार्ट बी है क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन काफ़ी टफ था, ठीक है, लोगों को लग रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब हम लोग अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं तो बेसिक स्टार्टिंग में ही ये कंसेप्ट बता दिया जाता है, जो कि बोर्ड ने पूछ लिया था। तो ये क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं, एक कंसेप्ट है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है ये पार्ट इसका, ठीक है। ये लेकिन जो इसका ए पार्ट था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका जो बी पार्ट है ये देखते हैं, लेकिन ये कंसेप्ट आप देख लीजिए। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर ये है 28 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 28 का बी पार्ट। इसमें बेसिकली अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ, जिसमें उसकी अल्फा पार्टिकल की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के थी, और उसको जो क्या कहते हैं गोल्ड न्यूक्लियस की तरफ जब इसे फेंक के मारा गया तो मैक्सिमम मतलब मिनिमम कितनी डिस्टेंस तक पहुंचा, जिसे बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ये फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग जानते हैं जैसे ये है अल्फा, ये है गोल्ड फॉइल, और इस पर जब एक अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग हुई तो मिनिमम इतनी डिस्टेंस तक लौट कर आया, और इसके बाद यहाँ से लौट के चला गया। तो ये जो डिस्टेंस दिख रही है इसे बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टी, ठीक है। इस टाइम इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो यहाँ पर इसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो होता है 2q, मतलब 2 × e, ठीक है। और यहाँ पे था गोल्ड न्यूक्लियस जिस पर चार्ज होगा Ze। तो काइनेटिक एनर्जी k इजकल टू हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हो जाएगा 1/4πε0। इस पे प्रोटॉन पे अल्फा पार्टिकल पे 2e चार्ज है, 2e, और इस पर है Ze गोल्ड पर, तो हो जाएगा Ze², और यहाँ पे हो जाएगा एक 2, ठीक है, अपॉन में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का स्क्वायर। अच्छा ये एनर्जी लिख रहे थे तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, सिंपली ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है KQ1Q2/r, ठीक है, ये होता है ना। तो यहाँ पे भी इस तरह से फॉर्मूला होगा। तो यहाँ से हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल लेंगे, जो कि निकल कर आई 2Ze² अपॉन में 4πε0, और यहाँ पे हो जाएगा के को हम लोग लिख देंगे, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, वो होती है ½ mv²। तो यहाँ से d इजकल टू हो जाएगा Ze क्या था, वो तो इसका मास था, यहाँ से 2 और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। Ze था गोल्ड का मास, और जो प्रोटॉन जो अल्फा पार्टिकल था उसका मास कितना था, 2e है ना। तो यहाँ पे उसका उसके जो उसको चार्ज को लिख दे रहे हैं q हम लोग, ठीक है, अपॉन में 2πε0, और यहाँ पे mv², ठीक। तो हम लोग देख रहे हैं जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो किस बात पे डिपेंड कर रही है, वो सिंपली q/m पे डिपेंड कर रही है ना। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डिपेंड्स ऑन q/m, ठीक है। यहाँ तक तो इसका ए पार्ट समाप्त हो गया, ठीक है। अब ये हम लोग को ये मिला डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इजकल टू इज डिपेंड्स ऑन q/m। क्योंकि जो इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें कह रहा है कि अल्फा पार्टिकल के साथ प्रोटॉन को भी अगर प्रोजेक्ट करें टुवर्ड अ गोल्ड फॉइल, ठीक है, तो दोनों की डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का रेशियो क्या होगा। तो ये रिजल्ट निकालना बहुत ज़रूरी था, जो कि निकाला कि d इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q/m। अब हम लोग निकाल देंगे यहाँ से, ठीक है। प्रोटॉन के लिए dp हो जाएगा, कितना होता है उस पर जो होता है चार्ज प्रोटॉन पर वो होता है सिंपली e, और उसका मास होता है m, ठीक है। और अगर अल्फा पार्टिकल के लिए निकालेंगे तो वो हो जाएगा 2e डिवाइडेड बाई उस पर मास होता है 4m। तो यहाँ से जब हम लोग dp मतलब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई अल्फा पार्टिकल की डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच करेंगे तो हम लोग को मिलेगा e/2e इंटू 4m/m। तो यहाँ से मिला dp/de इजकल टू d अल्फ़ा इजकल टू 2:1, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था अगर कंसेप्ट आपको पता है तो। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 29 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 29 क्वेश्चन से यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। ये इंटरफेरेंस से और YDAC मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से इसके जो एक एनालिसिस है YDAC का,
ठीक है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो एनालिसिस है, मतलब डेरिवेशन या एनालिसिस से क्वेश्चन 100% डन है, ठीक है आपका। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन विच केस डिफ्रैक्शन इफेक्ट मोर डोमिनेंट, स्लिट फॉर्म बाय टू ब्लेड या फिर स्लिट फॉर्म बाय टू फिंगर, ठीक है। जब हम लोग फिंगर से स्लिट बनाएंगे तो उससे जो स्लिट होगी वो काफ़ी चौड़ी बनेगी, काफ़ी मोटी बनेगी, ठीक है। उससे क्या है कि जब लाइट उस पर फॉल होगी तो जो भी लाइट क्या होगी, सिंपली या तो लाइट यहाँ से ट्रांसमिट हो जाएगी या ऑब्जॉर्व हो जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी मिलता है वो नहीं मिलेगा। उसके लिए जो जो स्लिट का साइज होना चाहिए वो कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट होना चाहिए, ठीक है। तो जो ब्लेड से स्लिट बनेगी वो बहुत पतली होंगी, अल्ट्रा नैरो होंगी, तो उनसे जो हमें इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा वो मोर डोमिनेंट होगा। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा स्लिट फॉर्म बाई ब्लेड, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसमें दूसरे पार्ट में कह रहे हैं कि एक येलो लाइट है जो कि 6000 एंगस्ट्रॉम की है, उससे सिंगल स्लिट एल्यूमिनेट की जाती है, जो कि स्लिट का साइज है 10⁻⁻⁴ मीटर, ठीक है। कैलकुलेट करना है कि डिस्टेंस बिटवीन ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। उसके जो सेंट्रल मैक्सिमा कहने का मतलब इस तरह से बनता है, अगर यहाँ से कोई स्लिट है, डिफ्रैक्शन हो रहा है, इस तरह से कोई स्लिट है और यहाँ से अगर डिफ्रैक्शन हो रहा है इस स्क्रीन पे, तो अगर यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमम मतलब ये ब्राइट बन रहा है, तो ये जो ब्राइट होता है ये फ्रिंज तो ऐसे बन रही होंगी, ठीक है, जो फ्रिंज होता है, लेकिन जो सेंट्रल जो मैक्सिमम होता है उसकी जो ब्राइटनेस होती है वो डबल होती है। जो फ्रिंज विड्थ कितनी होती है वो β=2 होती है डी λ/d, ठीक है। लेकिन जो सेंट्रल मैक्सिमम होता है उसकी जो चौड़ाई होती है फ्रिंज की वो डबल होती है, ठीक है, फ्रिंज विड्थ से, क्योंकि इतना इधर बीटा, इतना इधर बीटा। अब ये डार्क लाइन है और ये डार्क लाइन है, तो क्वेश्चन में बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क लाइन ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। इन दोनों के सेंट्रल मैक्सिमा के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेसिकली पूछी जा रही है, तो हो जाएगी 2d λ/d। तो यहाँ पे d की वैल्यू रखेंगे और लैम्डा की रखेंगे और स्मॉल d की वैल्यू रखेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 18 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग को निकालना है इसी क्वेश्चन में जो दूसरा पार्ट बोल रहा है, उसमें बोला है कि एंगुलर स्प्रेड मतलब एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकालनी है। तो जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ होती है उसका जो फॉर्मूला आपको कई बार बताया है कि φ होता है λ/a। कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे ये nth कोई ब्राइट फ्रिंज थी, यहाँ से एंगल कितना मिला हम लोग को, एंगल मिला φ, ठीक है, ये निकालना होगा। तो φ बराबर हो जाएगा, क्या होता है φ बराबर होता है आर्क ये लेंथ मतलब yn बाई ये डिस्टेंस d, ठीक है। yn क्या हो जाता है λ/d/d अपॉन में d से d कैंसिल मतलब λ/d आया, ठीक है। तो λ/d यहाँ पे रख देंगे। लैम्डा की वैल्यू कितनी है 6000 एंगस्ट्रॉम मतलब 6 × 10⁻⁻10 अपॉन में d कितना है 10⁻⁴। जब इसको सॉल्व करेंगे तो φ मिल जाएगा हम लोग को आंसर यहाँ पे 6 × 10⁻⁻3, ठीक है, मतलब φ मिल जाएगा 6 × 10⁻³ रेडियन। क्वेश्चन नंबर इसका जो बी पार्ट है उसमें बोल रहे हैं कि व्हाट विल बी द कलर ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट इज रिप्लेस्ड बाय द सोर्स ऑफ वाइट लाइट। क्योंकि जब वाइट लाइट से इसको रिप्लेस कर देंगे तो जो स्क्रीन पर जहाँ पे ये ब्राइट फ्रिंज बननी थी वहाँ पर अलग अलग हर कलर की जो रंग है विद प्योर कलर और सीक्वल जो होता है विद प्योर, है ना, हर कलर की यहाँ पे लाइट की फ्रिंजेस बनेंगी जो चमकदार होंगी, तो सारी कलर की जब आपस में यहाँ पे मिलेंगी तो जो रिजल्टेंट सेंट्रल मैक्सिमा होगा वो होगा वाइट। इसका आंसर हो जाएगा WHITE वाइट, ठीक है। तो जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा वो वाइट कलर का हो जाएगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा क्योंकि जो वाइट कलर में जितने भी कलर्स की लाइट्स में मिली होती है वो सब सेंट्रल जो मैक्सिमा पे फ्रिंज बनाएगी जो कि होगी मैक्सिमा। मैक्सिमा का मतलब यहाँ पे जो सेंट्रल पे जो भी फ्रिंज बनेगी वो बनेगी चमकदार फ्रिंज मतलब ब्राइट फ्रिंज बनेगी। अगर रेड कलर होगा तो रेड की ब्राइट बनेगी, अगर ब्लू कलर है तो ब्लू की बनेगी। इस तरह सारे कलरों की जब यहाँ पे फ्रिंज बन जाएगी तो इन सबको जब ओवरलैप एक दूसरे पे होंगे तो इसको जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग को दिखेगी ये वाइट लाइट की तरह। तो इसका आंसर हो जाएगा वाइट, ठीक है। इसमें जो सेकेंड पार्ट है उसमें बोला जा रहा है कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट
स्लिट जो थी वो 0.3 मिलीमीटर की थी। स्क्रीन कितनी दूर था, 1.5 मीटर अवे था स्लिट से। और बोला गया है कि ये जो यहाँ पे जो फ्रिंज भी हम लोग को मिल रही होगी, ये सेंट्रल से वाई एन पोजिशन पर मिल रही है। और जो वाई एन पोजिशन कितनी है, सेंट्रल मैक्सिमा से यहाँ पर कोई एक सिक्स्थ फ्रिंज मिली है, ठीक है, सिक्स्थ ब्राइट फ्रिंज मिली है जो कि वाई एन पोजिशन पे है। जो वाई एन कितना गिवन है, 1.8 मीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है। बोल रहे हैं फाइंड द वेवलेंथ। वेवलेंथ कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो बी पार्ट है उसमें हम लोग को फाइंड करना है वेवलेंथ। वाई एन इजगल टू होता है एन डी लैम्डा बाई डी, ठीक है। एन बराबर कितना है, 6, ठीक है। एन बराबर 6 है तो वाई एन कितना है, वाई एन के क्वेश्चन में गिवन है 1.8। तो यहाँ से हो जाएगा 6D। डी कितना है, डी क्वेश्चन में गिवन है, डी गिवन है 1.5, ठीक है, 1.5। लैम्डा हम लोग को निकालना है, स्मॉल डी है 0.3 मिलीमीटर। तो ये 0.3 इंटू 10 की पावर मिलीमीटर है, तो हो जाएगा -3 इजगल टू 1.8। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इजगल टू आ जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका जो क्वेश्चन नंबर 30 है, अगेन गैल्वेनोमीटर से। मैंने आपको बताया गैल्वेनोमीटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इससे क्वेश्चन काफ़ी बनेंगे आपके, इसको स्किप मत करिएगा। क्वेश्चन में कह रहे हैं पार्टे में कि ऐसा नहीं बोला जाता है, मतलब इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू यूज़ गैल्वेनोमीटर्स एज सच टू मेजर करंट डायरेक्टली। मतलब ये कहना है कि आपने नोटिस किया होगा कि जो गैल्वेनोमीटर होता है उसको कभी डायरेक्ट नहीं यूज़ किया जाता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है या तो फिर अमीटर में या तो फिर वोल्ट मीटर में, ठीक है। वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सीरीज़ में रजिस्टर्स लगाते हैं, और अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए पैरेलल में लो रजिस्टेंस जिसे शंट बोलते हैं वो लगाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इट विल नॉट मेजर एक्यूरेट वैल्यू because the resistance of galvanometer is very high. Galvanometer is very high, so it will not measure accurate value of current, ठीक। तो ये इसमें आंसर आप लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो कह रहा है ना कि वाई शुड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ गैल्वेनोमीटर बी लो, ठीक है। लो वैल्यू का रजिस्टर क्यों जोड़ा जाता है पैरेलल, उसको अमीटर बनाने के लिए। मतलब इसके जो पार्ट डी में कह रहे हैं कि ये जो गैल्वेनोमीटर है, जब हम लोग इसको अमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे एक शंट लगाते हैं ना लो वैल्यू का, ये क्यों लगाया जाता है? तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं टू रिड्यूस द resistance of net resistance of galvanometer, ठीक है। नेट रेजिस्टेंस का रिड्यूस हो जाएगा तो सारी करंट जो होगी वो यहाँ से निकल जाएगी, इससे थोड़ी एक्यूरेट मेजर करेगा वो करंट की। यहाँ लिख देंगे अ स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्टेड in parallel to the galvanometer, ठीक, ये लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें जो सी पार्ट में कह रहे हैं कि इज़ द रीडिंग सोन बाय अमीटर इन अ सर्किट इज़ लेस देन और मोर देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट। तो आंसर हो जाएगा लेस देन, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका लेस देन, ठीक है। वो जो अमीटर होगा वो एक्चुअल वैल्यू से कुछ कम करंट दिखाएगा, क्योंकि बिकॉज अमीटर also has some resistance। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस वीडियो में आपने जो भी क्वेश्चन देखे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी।